हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम ऑलरेडी फैमिली लॉ कवर कर चुके हैं। डू गो एंड वॉच इट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स, केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और बीसीआई रूल से जुड़े हुए टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस टॉपिक से 4 सवाल आते हैं हर साल। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। आफ्टर दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक एंड वील स्टार्ट अ न्यू वन। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं। पहला, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन। बेरैक खोलो, देखो कौन सा सेक्शन है। ऑप्शंस आर 30, 32, 35 या नन। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 35। एक्ट अटैच नहीं किया है बिकॉज पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है। द रीजन आई हैव नॉट रिमूव द रिपीटेड क्वेश्चन, ताकि वो बार बार आपकी नज़र के सामने से जाए। आपको भी याद होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप बार बार सेक्शन 35 पे जाओगे। ऑल्सो आपको ये भी प्रैक्टिस होगी कि सेम सेक्शन से घुमा घुमा के कैसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केस लॉ है यहाँ पे। एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ and ensure the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unacceptable and unacceptable. Ignoring even a minor violation or misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. किस केस में ये कहा गया कि एक एडवोकेट की देखो ऑब्लिगेशन है कि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करे, इंश्योर करे कि पब्लिक जस्टिस सिस्टम जो है वो अपने पूरे पोटेंशियल पे चले। माइनर गलती भी, माइनर वायलेशन, मिसकंडक्ट भी उस फंडामेंटल फाउंडेशन को हिला देते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। शर्मा जो थे इन्होंने अब्यूजिव और इंटिमिडेटिंग लैंग्वेज यूज़ की थी अगेंस्ट अ जज, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो था ही और ये मिसकंडक्ट में भी माना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल क्या है? ए 15, बी 20, सी 25 या डी नन। इसका करेक्ट आंसर है सी 25 मेंबर्स। सेक्शन 3(2)(b ये पॉइंट आप जब देखोगे तो यहाँ लिखा है इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल जहाँ पे इलेक्टोरेट इज नॉट एक्सीडिंग 5000 वहाँ 15 मेंबर होंगे। वो स्टेट बार काउंसिल जिसमें इलेक्टोरेट एक्सीड करता है 5000 को बट बिलो 10,000 वहाँ 20 मेंबर होंगे। और वो स्टेट बार काउंसिल जहाँ पे इलेक्टोरेट 10,000 से ज़्यादा है वहाँ पे 25 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम 25 ही होंगे, ये क्लियर है। एडवोकेट्स एक्ट फोर्स में कब आया? बेरैक का पहला पेज खोलोगे, एडवोकेट्स एक्ट के हेडिंग के जस्ट नीचे डेट लिखी होगी। ऑप्शन आर 19 मई, 1961 तो कॉमन है सब में, देखो 19 मई, 19 अप्रैल, 1 मई, 19 जनवरी। करेक्ट आंसर क्या है? ए 19 मई। ठीक है, ईयर भी ध्यान देना, यहाँ पे ईयर सेम था तो मैंने बोला नहीं, किसी में ईयर ही घुमा देखा हो सकता है 2 बार 19 में ही लिखा हो और एक में 61 और एक में 65 कर दिया हो। सो पूरा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग इट्स रूल मेकिंग पावर अंडर। किस एक्ट के अंडर करते हैं? ये तो एक्ट का ही नाम है। देखो ईयर अभी बोल ही रही थी मैं, वही हो गया। ईयर अलग अलग दिए हुए हैं, आपको ईयर पता होना चाहिए, 1961। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवोकेट में वाइल प्रैक्टिसिंग take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to a university so long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law does not exceed dash hours in a day। एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहा है वो किसी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाने भी जा सकता है बशर्ते कि वो टाइम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने घंटे से ज़्यादा ना। वो टाइम कितना है? ऑप्शन ए 5, बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4 आवर्स। करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन 3 आवर्स। ठीक है, ये बीसीआई रूल्स में मेंशन्ड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही हैड फोर्ज्ड द कोर्ट ऑर्डर। को नकली कोर्ट ऑर्डर फोर्ज किया था उसने, इसके चलते उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया था। कौन सा केस था? ऑप्शन ए प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी रहेजा। अब ये तो ऐसा आपको केस पता है तो पता है, क्योंकि अब बेर एक्ट में केस मेंशन अलाउड नहीं होते, वो वाले बेर एक्ट्स नहीं अलाउड है ले जाना। और ओपन बुक उस तरह से नहीं है कि आप अपनी कोर्स बुक ले जाओ, नोट्स ले जाओ। तो केस लॉस तो आपको देखो थोड़ा देख के पढ़ने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ एनी एडवोकेट इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, ये आ चुका है पिछले पार्ट में। स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमिटी का कोई ऑर्डर है जिससे एडवोकेट को प्रॉब्लम है, ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 35 के अंडर। ठीक है, तो वो कहाँ जाके अपील कर सकता है? पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब की पूछा है कि कितने दिन के अंदर कर सकता है।
तो आप देखो सेम टॉपिक क्वेश्चन घुमा दिया, पहले पूछा था कि किसके पास जाके अपील कर सकता है, वो अब की दे दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जा सकता है। अब की पूछा है कितने दिन के अंदर। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि कितने दिन के अंदर है मैंने वहाँ बताया था। ऑप्शन है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या 90 डेज। करेक्ट आंसर इज सी, 60 डेज। बेयर एक्ट भी अटैच्ड है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जस्टिस एबॉट पैरी, व्हाट आर द 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी? रिपीट क्वेश्चन, वहाँ पे मैं क्लियरली पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। इसका हम सीधे आंसर देखेंगे। 7 वर्च्यूज, ऑप्शन बी है यहाँ पे आंसर ये, ठीक है। कौन से हैं वो 7 वर्च्यूज? ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, विट, एलिक्वेंस, जजमेंट एंड फेलोशिप। ये रिपीट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय अ सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डेंस विद द एडवोकेट्स ऑफ बार काउंसिल एक्ट? सीनियर एडवोकेट इनमें से क्या कर सकते हैं? ए, मेक कंसेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। बी, रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जूनियर एडवोकेट। सी, एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू ड्राफ्ट प्लीडिंग्स। या फिर डी, अपीयर विदाउट क्लाइंट्स कंसेंट। बेयर एक्ट खोलो, सॉरी बीसीआई के रूल्स खोलो, जाके सीधे चेक करो क्या लिखा है। ही शैल नॉट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू ड्राफ्ट प्लीडिंग और एफिडेविट। क्लियरली मेंशन्ड है कि वो ये नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन सी नहीं कर सकता वो, तो ये आंसर हट गया। अब देखते हैं। अ सीनियर एडवोकेट शैल हाउएवर बी फ्री टू मेक कंसेशंस और गिव अंडरटेकिंग इन द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स। क्लियरली लिखा है कि वो ए कर सकता है, तो आंसर ईदर वे ए ही है, ठीक है। क्लाइंट के कंसेंट के बिना अपेयर नहीं कर सकते आप। रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जूनियर एडवोकेट एग्जैक्टली नहीं मेंशन्ड है, बट ऊपर का पॉइंट क्लियरली मेंशन्ड है, तो क्यों फालतू में दिमाग खराब करना, ठीक है। विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून इज एन इम्पॉर्टेंट केस रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, किस वजह से? ऑप्शन ए, एडवोकेट अटेंडिंग द कोर्ट विथ फायर आर्म्स। ऑप्शन बी, not appearing before the court deliberately and intentionally. Option C, suppression of material facts with the intention to harass poor person. या फिर ऑप्शन डी, defrauding the client by exploiting the client's illiteracy. इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, defrauding the client by exploiting their illiteracy. क्लाइंट पढ़ी लिखी नहीं थी, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी की थी, फ्रॉड किया था, उससे जुड़ा हुआ केस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following rules of Chapter 2 of Part 6 of Bar Council Rules deals with the duty of an advocate in respect of any money received by him from client? Part 6 पे जाओ, Chapter 2 पे जाओ, देखो कौन सा रूल है जो क्लाइंट के दिए हुए पैसे से जुड़ी हुई बात करता है। रूल नंबर 25, 33, 24 या नन ऑफ द अबव? आंसर है ए, रूल 25। देखो 23, 24, 25 यहाँ लिखे हुए हैं। 25 में क्या बोला है? एन एडवोकेट शुड कीप अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स मनी entrusted to him and the accounts should show the amounts received from the client on his behalf. कंफ्यूज हो सकते हो कि मनी की बात कहीं और भी हो रही हो, 23 में भी हो रही है, पर ऐसा नहीं है। एन एडवोकेट शैल नॉट एडजस्ट फी पेएबल टू हिम, यहाँ पे उसकी अपनी फीस की बात हो रही है। हमसे पूछा गया है क्लाइंट के पैसे के बारे में, वो कहाँ हो रहा है? 25 में, तो रूल नंबर 25 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does conflict of interest refer to in professional ethics? Conflict of interest किसे कहते हैं professional ethics में? Option A, a situation involving legal disputes. Option B, a situation where two professionals disagree. Option C, conflict between ethics and laws. या फिर Option D, a situation where personal interest conflict with professional duties. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद प्रोफेशनल ड्यूटीज़। आपकी कोई ड्यूटी है प्रोफेशनली वर्सेस जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, ऐसे समझ लो। एक बहुत बेसिक, बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, बट आपका अपना बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है और आप ही टीचर हैं, ठीक है। उसने कोई गलती की है और उस गलती के लिए स्कूल में डिसाइडेड है कि उसको 1 घंटे बाहर खड़ा रखा जाएगा। अब ये प्रोफेशनल ड्यूटी में तो आता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है वहाँ पे, पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है क्योंकि वो आपका अपना बच्चा है। तो अब सवाल ये है कि जो हम लोग बोलते हैं ना, आदमी डिलेमा में है कि मैं अपना जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है यहाँ पे उसे देखूं या जो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है उसे देखूं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई हैव यूज्ड अ वेरी सिली एग्जाम्पल बट आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवोकेट मिस्टर एक्स वॉज रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट मिस्टर वाई in a property dispute case. During the proceedings, Mr. X accepted a bribe from the opposing party to delay the case. Bribe मतलब रिश्वत होता है, causing significant harm to Mr. Y's interest. Moreover, Mr. X failed to inform his client about critical hearing dates leading to adverse judgments. तो X जो है वो Y के एडवोकेट हैं,
एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस है, एक्स ने सामने वाली पार्टी से रिश्वत भी ले ली है जिसकी वजह से वाई को बहुत नुकसान भी हुआ है, और एक्स जो है वाई को बताते भी नहीं है कि कोर्ट की हियरिंग कम है, जिसके चलते जजमेंट पे बहुत असर आया है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रॉब्लम करेक्ट ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए, इट इज़ वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। ऑप्शन बी, इट इज़ एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। इट इज़ ओनली एन ऑफेंस, हाँ, इसके अंडर। ऑप्शन सी, इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS सिलेबस में है, भूलना नहीं। ऑप्शन डी, इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये 2024 के ही हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्लियरली लिखा है ऑप्शन ए इज़ द आंसर कि ये वायलेशन ऑफ रूल्स है मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। यहाँ पे जाओगे पार्ट 6 के चैप्टर 2 में ये क्लियरली मेंशन्ड है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में जाओगे वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। देखो इसको समझो, डी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, तो कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है, बट वो गलत काम कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा है क्योंकि इसको प्रूव करने का भी इशू रहेगा। बी ऑप्शन देखोगे, ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन है बट वही एविडेंस प्रूफ, बट ये सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि एज एन एडवोकेट अगर तुम सामने वाली पार्टी से रिश्वत ले रहे हो तो तुम बेसिक मिसकंडक्ट प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कैसी होती हैं, प्रोसीडिंग का नेचर क्या होता है अगर कोई केस है इससे रिलेटेड। क्रिमिनल इन नेचर, ऑप्शन 2 नीदर सिविल नॉर क्रिमिनल, ऑप्शन 3 क्वासी क्रिमिनल, या फिर ऑप्शन 4 सिविल इन नेचर। 4 चीज़ें दी हैं। अब ऑप्शंस हैं बोथ 1 and 4, ओनली 3, ओनली 2 या 1, 3 and 4। इसका करेक्ट आंसर है सी, ओनली 3, विच मीन्स क्वासी क्रिमिनल इन नेचर होती हैं। तो जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जो केस होती हैं उसकी जो पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्वासी क्रिमिनल क्या होता है कि पार्टली क्रिमिनल कह सकते हैं आप उन्हें, ठीक है। सेक्शन 42 gives civil court powers to disciplinary committee but nature of proceedings criminal होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है disciplinary proceedings against an advocate are quasi judicial and quasi criminal in nature। quasi judicial मतलब exactly कोर्ट नहीं है वो डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है, वहाँ जज नहीं बैठा है, पर जो उनकी प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल नेचर की ही है, तो क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी क्रिमिनल। हो सकता है अगली बार क्वासी जुडिशियल पूछ ले, इसलिए ये बात यहाँ मेंशन करना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Appropriate procedural safeguards help reduce threats to objectivity and counter any perception of possible bias. Which of the following is or are not procedural safeguard? नीचे दी हुई चीज़ों में कौन सी चीज़ें procedural safeguard नहीं है? 1. Act in a fraudulent manner. 2. Providing peer review of valuation if necessary. 3. Non-disclosure of any prior association with the client. या फिर 4. Non-disclosure of any possible source of conflict of interest. Options है A both 3 and 4, option B only 2, option C only 4 या option D 2 and 4। इसका करेक्ट आंसर है A 3 and 4। देखो कैसे, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी प्रायर एसोसिएशन विद द क्लाइंट, ये तो गलत है, आपका क्लाइंट से पहले से कोई एसोसिएशन है तो आपको बताना चाहिए, तो ये नॉट हमसे पूछा गया है, तो ये आंसर में आएगा। 4th पॉइंट क्या दिया है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये हमने भी पीछे पढ़ा था, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, ये भी प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है, तो ये भी आंसर में आएगा। 3 and 4 इसी में आ रहे हैं पहली बात। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। एक्ट इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रोसीजरल सेफगार्ड, ये तो सीधे सीधे मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है, अगेंस्ट द एथिक्स। प्रोवाइडिंग पीयर रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन इफ नेसेसरी, दिस इज अ सेफगार्ड कि हाँ कोई पीयर रिव्यू वैल्यूएशन ज़रूरी है तो आपने दिखा दिया, तो ये तो है सेफगार्ड, तो ये आंसर का पार्ट नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। देखो पीयर रिव्यू दिखाना तो सही है, बी एंड डी नहीं सही है। 1, 4 and 3 ऑल आर नॉट सेफगार्ड्स, ओनली ऑप्शन इज ए, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद all the questions on professional ethics, cases of professional misconduct, Advocates Act और BCI rules के चलते जितने questions थे 2014 से 2024 तक हम सब कवर कर चुके हैं। Advocates Act से देखो 4 questions आते हैं, तो ये मत सोचो कि छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक, 4 क्वेश्चन इज अ गुड नंबर, बिकॉज जो बड़े टॉपिक भी है ना जिनसे 10-10, 12-12 क्वेश्चंस भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सब आता हो,
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा बेयर एक्ट है, एक बार प्रैक्टिस करोगे ये पूरा देखने में आपको 3 पार्ट आधे घंटे से 40 मिनट लगेंगे, वो भी स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। बेयर एक्ट उठा के साथ में एक बार प्रैक्टिस करोगे, श्योर शॉट 3 से 4 क्वेश्चन, वर्स्ट केस एक आधा केस लॉ भी आ गया तो भी 3 क्वेश्चन आप हर हाल में कर लोगे, विच इज़ अ गुड नंबर। आपको एग्जाम पास करना है, टॉप नहीं मारना है इसमें, बट पास करना है विद अ गुड मार्जिन, बॉर्डर पे नहीं अटकना है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, हम इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, चैनल पे बने रहिए, डू सब्सक्राइब, डू लीव कमेंट्स, show some support, and if it's helping you in any way, do share it with your friends. Thank you.